पे वाइड्स। कई बार स्टूडेंट हमसे क्वेश्चन पूछता है कि सर वाइड्स आप 2 डायमेंशन में क्यों नहीं बताए। देखो 2 डायमेंशन और 1 डायमेंशन में जब बात कर रहे थे तो मॉलिक्यूल या तो एक रो में था या तो एक प्लेन में था। अब एक प्लेन में जैसे मान लो हम यहाँ पे अरेंजमेंट कर रहे हैं ऐसे, तो जो ये वाइड अब बनेगा यहाँ पे, ये जो वाइड बना इसको अब हम कवर कहाँ कर रहे हैं, तो ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे वाइड जैसा कोई बात हम लोग डिस्कशन नहीं कर पा रहे थे। हालांकि इसके बारे में एक टर्म्स पढ़ेंगे अभी हम लोग, रेडियस रेशियो, एनसीईआरटी से बाहर के सिलेबस से, लेकिन जेईई एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बताएंगे लास्ट में। अब यहाँ आते हैं वाइड्स। वाइड्स केवल किस में अरेंजमेंट में डिस्कस करेंगे, 3D 3D अरेंजमेंट, 3D अरेंजमेंट में डिस्कस करेंगे। अब 3D अरेंजमेंट में जो वाइड्स होगा वो 2 तरीके का होगा। एक वाइड्स होगा टेट्राहेड्रल वाइड, एक वाइड होगा ऑक्टाहेड्रल वाइड। टेट्राहेड्रल वाइड की खासियत क्या है, तो जब हमारा HCP में AB टाइप का क्लोज पैकिंग आएगा तो टेट्राहेड्रल वाइड जनरेट होगा। और ये जो जनरेट होगा वो जनरेशन की खासियत क्या होगी कि कवर होगा। कैसे, फर्स्ट लेयर पे ट्रायंगल बना होगा और सेकेंड लेयर पे आकर के ये इस ट्रायंगल को कवर किया होगा। सारे एटम के पॉइंट को आपस में मिला दो, ऐसे 3 नीचे हैं, इस तीनों को ऐसे मिलाओ तो ट्रायंगल बन गया, फिर इसको ऐसे मिला दो तो ये टेट्राहेड्रल बन गया। क्लियर हो गया। सेकेंड वायर का नाम क्या है, ऑक्टाहेड्रल वायर। ये कैसे जनरेट होगा, तो ए बी में ये ओपन होगा एंड ए बी सी में ये क्लोज होगा। पहले बोले इतना बात समझ में आ गया। अब अगर ए बी स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो जो पहला लेयर ए लेयर का ट्रायंगल होगा और जो दूसरा लेयर बी लेयर का ट्रायंगल होगा वो इस तरीके से एक दूसरे का प्रेजेंट रहेगा और ये वाला एरिया ओपन होगा। अगर ABC बना रहे हो तो यही जो ट्रायंगल कवर, ये जो ओपन हुआ है इसी को थर्ड लेयर ऐसे आकर के कवर कर लेता है। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल वाइड, ऑक्टाहेड्रल वाइड के बारे में अच्छे समझ में आ गया। मेनली इस पे क्वेश्चन पूछता है कि टेट्राहेड्रल वाइड कहाँ होता है और ऑक्टाहेड्रल वाइड कहाँ पे होता है, हम लोग उसको भी देख लेते हैं। एक होता है पोजीशन ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड। टेट्राहेड्रल वाइड का पोजीशन कहाँ पे होता है, जैसे मान लो हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ले रहे हैं, ऐसे एक क्यूब बनाते हैं, क्यूब बन गया। इस क्यूब में एक बॉडी डायगोनल बनाते हैं। कैसे, देखो बॉडी डायगोनल, ये रहा, ये बॉडी डायगोनल है। ये तुम्हारा A B C D E F G, जो AD है ये बॉडी डायगोनल है, बॉडी डायगोनल है। क्लियर है। अब यहाँ पे इस बॉडी डायगोनल पे टेट्राहेड्रल वाइड मिलता है। कहाँ पे मिलता है, तो कॉर्नर से R डिस्टेंस पर। कहाँ पे मिलेगा, कॉर्नर से R डिस्टेंस, R डिस्टेंस पे। ठीक है, वैसे ही इस कॉर्नर से भी R डिस्टेंस पे यहाँ एक बॉडी डायगोनल पे मिलेगा। मतलब एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वाइड होते हैं और वो कहाँ पे होते हैं, तो दोनों साइड से R डिस्टेंस पे होते हैं। अच्छा, टोटल लेंथ कितना होता है, 4R होता है। मान लो यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा टोटल लेंथ कितना है, 4R। यहाँ से यहाँ तक टोटल लेंथ 4R, तो यहाँ से R डिस्टेंस पे एक टेट्राहेड्रल वाइड मिलेगा, इधर से R डिस्टेंस पे टेट्राहेड्रल वाइड मिलेगा। यानी इन दोनों के बीच का गैप कितना होता है, 2R। समझ में आ गया। यहाँ पे एक और खासियत बता दे रहे हैं तुम लोगों को जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो ये टेट्राहेड्रल वाइड की बात कर रहे हैं, ये कैसे आएगा पहले ये समझो। तो ये टेट्राहेड्रल वाइड के बारे में समझना, ये कॉर्नर के एटम इसके रिस्पेक्ट में, एक कॉर्नर यहाँ पे, कॉर्नर फेस सेंटर, एक फेस सेंटर यहाँ पे
और एक फेस सेंटर तुम्हारा ए बी सी डी ई एफ जी और एच मान लो यहाँ पे एच। तो ए बी सी एच ये एक फेस है, इस फेस का भी तो एक सेंटर होगा ना। तो यहाँ पे एक एटम ये कॉर्नर ले लो, एक ऊपर के फेस सेंटर ले लो, एक इधर का फेस सेंटर और एक अंदर का फेस। ये सब आपस में जब ऐसे मिलाओगे तो ऑटोमेटिक ये तुम्हारा एक टेट्राहेड्रल बनेगा और इसी के बीच में टेट्राहेड्रल जगह बनता है ऐसे ऐसे ऐसे। क्लियर हुआ? एक यहाँ पे एटम रहेगा जिसमें ये दोनों लोग ऐसे मिले रहेंगे। ऐसे 3D बताना थोड़ा टफ काम है, तुम डायरेक्ट ऐसे याद रखोगे। अच्छा एक बात बताओ, टोटल बॉडी डायगोनल कितना होते हैं? एज वी नो दैट टोटल बॉडी डायगोनल इज 4, इसलिए टेट्राहेड्रल वाइड इज 8। क्लियर हो गया? अच्छा अब हम लोग बात करते हैं पोजीशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल। पोजीशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। ऑक्टाहेड्रल वाइड का पोजीशन कहाँ पे होगा? तो पहले यहाँ यूनिट सेल बना लेते हैं। ऑक्टाहेड्रल किसी क्यूब में दो जगह क्रिएट होता है। कहाँ कहाँ? एक होता है बॉडी सेंटर पे, ठीक है, और दूसरा होता है एज लेंथ के सेंटर पे। एज लेंथ के सेंटर पे, जैसे मान लो यहाँ पे, ठीक है। अच्छा मान लो अगर इसकी बात करें तो ये जो सेंटर है ये ऑक्टाहेड्रल वाइड का जगह है और ये पूरी तरह से इस यूनिट सेल के लिए पार्टिसिपेट कर रहा है। लेकिन अगर इसकी बात करें तो ये ऑक्टाहेड्रल का जगह इस यूनिट सेल के लिए मात्र 1/4 पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि ये 4 क्यूब में कॉमन ऑक्टाहेड्रल वाइड होगा, ठीक है। अच्छा इस तरह का एज लेंथ टोटल कितने होंगे? 12, यानी इसका टोटल आंसर कितना आएगा? 3। इसका आंसर कितना? 1। टोटल ऑक्टाहेड्रल वाइड कितना आएगा? 4, ठीक है। अब ये दोनों टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं ना, ये तो HCP क्लोज पैकिंग में बात कर रहे हैं और HCP क्लोज पैकिंग में FCC टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इसलिए टोटल एटम का नंबर कितना आता है? 4। तो टोटल नंबर 4 आया। ऑक्टाहेड्रल वाइड कितना हो गया? वो भी 4। टेट्राहेड्रल वाइड कितना आ रहा है? वो आ रहा है 8। इसी को देखते हुए तुम बुक में देखोगे तो फॉर्मूला क्या बनाता है? फॉर्मूला बनाता है कि इफ टोटल एटम in unit cell is equal to n, then octahedral wide is equal to and tetrahedral wide is equal to 2n। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, एसबी कंसेप्ट पे इसको याद रखना। इसी के साथ साथ हमारा पूरा टेट्राहेड्रल वाइड ऑक्टाहेड्रल वाइड से रिलेटेड सारी बात कंप्लीट हो गई, ठीक है। वाइड टॉपिक 4 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था और हमारा टॉपिक 4 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब हम लोग टॉपिक 4 पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहले तो ये एनसीईआरटी का इंडेक्स का क्वेश्चन है, पॉज करके सॉल्व कर दो। चलो अब डिस्कस करते हैं। कह रहा है कि एटम्स ऑफ एलिमेंट बी फॉर्म HCP लैटिस, हेक्सागोनल लैटिस फॉर्म कर रहा है और हेक्सागोनल लैटिस में 3 डायमेंशनल कंसीडर करेंगे। तो अगर HCP स्ट्रक्चर है और कौन फॉर्म कर रहा है? बी फॉर्म HCP, देन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ बी इज इक्वल टू 4। क्यों? क्योंकि HCP स्ट्रक्चर है, लाइक FCC होता है और नंबर ऑफ एटम 4 आएगा, ठीक है। इसलिए एटम्स ऑफ A कितना हो जाएगा? ऑक्युपाइड टेट्राहेड्रल वाइड है तो 8 होना चाहिए, जस्ट डबल। लेकिन 8 नहीं, कह रहा है कि 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड। टोटल टेट्राहेड्रल वाइड कितना है? 8। इसलिए 8 का 2/3 पार्ट निकालोगे तो 16/3 आएगा।
इसलिए फार्मूला बनाओगे तो a का नंबर 16/3, b का नंबर 4, यहाँ पे आएगा a 16, b 12, सॉल्व करके कितना आएगा a 4, b 3। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। एग्जाम में आजकल जितना क्वेश्चन आता है सब इसी टाइप का। क्लियर हो गया? तो चलो सेकंड क्वेश्चन जल्दी से लेते हैं। तो चलो फिर से अब क्वेश्चन नंबर 2, हालांकि इंडेक्स में देखोगे तो 1.16 दिखेगा, ठीक है। पॉज करो, सॉल्व कर दो। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल है इसको सॉल्व करना। सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? यहाँ पे कह रहा है कि एक कंपाउंड इज फॉर्म बाय टू एलिमेंट, दो एलिमेंट से बन के एक कंपाउंड बनाया गया है। कौन कौन? m and n, ठीक है। कह रहा है कि द एलिमेंट n फॉर्म CCP, n को ऊपर लिख लेते हैं तो जल्दी समझ में आएगा। CCP क्लोज पैकिंग यानी कि FCC की तरह हो जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ एटम कितना होगा 4। अब m की बात करें, m टेट्राहेड्रल वाइड है, यानी अगर ये 4 आया तो टेट्राहेड्रल वाइड कितना हो जाएगा 2n, यानी 8 हो जाएगा। इन कह रहा है कि 8 नहीं है, इसका 1/3 है, यानी 8 का 1/3 निकालोगे तो 1/3 लिखना पड़ेगा। इसलिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फॉर्मूला बनेगा m 8/3 n 4, यानी कि m 8 n 12, यानी m 2 n 3। एनसीईआरटी का क्वेश्चन तो तुमको समझ में आ गया होगा। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन किए। अब इसी टॉपिक से रिलेटेड जे 2012 का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहले समझा दे रहे हैं ताकि किसी बच्चे को प्रॉब्लम ना हो। चाहो तो कॉपी पे क्वेश्चन लिख भी सकते हो, बोल दे रहे हैं। क्वेश्चन है ए कंपाउंड MpXQ have CCP arrangement of X. Its unit cell structure is shown below. यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, shown below. The empirical formula of the compound is. empirical मतलब सबसे सिंपलेस्ट फार्मूला क्या होगा? तो चलो 3 मिनट टाइम लो, पॉज करो, सॉल्व करो। स्ट्रक्चर चाहो तो देख लो एक बार। स्ट्रक्चर बता दे रहे हैं कहाँ पे? एटम सारे कॉर्नर पे हैं, उसके बाद तुम्हारे इस एज लेंथ पे है, ऊपर के एज लेंथ पे, 4 ही एज लेंथ पे है और बॉडी सेंटर पे है, और ये जो एटम है सारे फेस सेंटर पे है। क्लियर हो गया? चलो बनाओ, पॉज करो, सॉल्व करो। चलो अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इसका फार्मूला कैसे सोचते हैं पहले ये बताओ। यहाँ पे स्ट्रक्चर में क्या क्या है कि कंपाउंड है CCP स्ट्रक्चर। CCP स्ट्रक्चर का मतलब क्या होगा? FCC, मतलब नंबर ऑफ एटम कितना लोगे? 4। अरेंजमेंट ऑफ X का अरेंजमेंट है। इट्स यूनिट सेल स्ट्रक्चर इज शोन बिलो। यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है M और N का। N देखो ये स्फेरिकल है, मतलब N जो है वही CCP है, वही FCC है, मतलब ये N का स्ट्रक्चर CCP FCC 4। क्यों N लिए? क्योंकि N स्फेरिकल है और स्फेरिकल कॉर्नर और फेस के सेंटर पे है, तो N का नंबर कितना आ गया? 4 आ गया। अब हमें नंबर निकालना है किसका? M का। M तुम ध्यान से देखोगे तो तुमको M यहाँ पे एज लेंथ पे लिखा हुआ है, और एज लेंथ पे तो बॉडी सेंटर ऑक्टाहेड्रल वाइड रहता है। ऑक्टाहेड्रल वाइड कहाँ रहता है? बॉडी सेंटर पे और एज लेंथ पे। मतलब M जो दिया है ना ये ऑक्टाहेड्रल वाइड दिया है, और ऑक्टाहेड्रल वाइड कैसे निकालेंगे? बॉडी सेंटर पे है तो इसका पार्टिसिपेशन 1 होगा, एज लेंथ पे है तो इसका पार्टिसिपेशन 1/4 पे होगा। क्या ये सारे एज लेंथ पे है? तो नहीं। कौन कौन से एज लेंथ पे है? 1 2 3 4, केवल 4 एज लेंथ पे है। तुमको यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1 और ये 1, टोटल कितना आंसर होगा? 2। फॉर्मूला क्या बना? N4 M2, मतलब M N2 MX। अच्छा MX के फॉर्म में ना M और N में X में निकालना है, तो यहाँ जो N है वो एक्चुअली में X है, तो यहाँ पे जो N है वो एक्चुअली में X4 है, तो MX2। क्लियर हो गया ना? हमको लगा N नया मॉलिक्यूल है, N नहीं देना चाहिए, यहाँ X देना चाहिए, गलती था क्वेश्चन में, X देना चाहिए। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या आ जाएगा? MX2। क्लियर हो गया? चलो हम लोग जेई का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो जेई का एक क्वेश्चन देखें, बड़ा सिंपल था वो 2012 का। अब क्वेश्चन है एक जेई एडवांस 2016 का। क्वेश्चन तो लैंग्वेज का है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम चाहते हैं कि एक बार हम क्वेश्चन बोल दे रहे हैं, तुम लिख लो ताकि कोई पॉइंट अगर नहीं समझ में आए तो क्लियर हो जाए ना। क्वेश्चन करा है कि द करेक्ट स्टेटमेंट्स
मतलब एक से ज्यादा ऑप्शन सही होगा। फॉर सीसीपी 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर इज आर। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट एक से ज्यादा सही है हमारा सीसीपी स्ट्रक्चर से रिलेटेड, ठीक है। उसमें पहला स्टेटमेंट है द नंबर ऑफ द नियरेस्ट नेगवियोर। नियरेस्ट नेगवियोर मतलब जो एटम कंसीडर कर रहे हैं उसके जस्ट बाद वाला एटम जो उससे टच में है, ऑफ एन एटम प्रेजेंट इन द टॉप मोस्ट लेयर इज 12, ठीक है। द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ एटम्स इज 74%. द नंबर ऑफ octahedral wire and tetrahedral wire per atom are 1 and 2. लास्ट ऑप्शन है द यूनिट सेल एज लेंथ इज 2√2 times the radius of the atom. टाइम लो, सॉल्व करो। चलो अब हम इसका आंसर बताते हैं। पहले बताओ द करेक्ट स्टेटमेंट्स फॉर सीसीपी। सीसीपी का जो स्ट्रक्चर होता है वो एफसीसी की तरह होता है, ये बात तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे करा है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, 3D स्ट्रक्चर में एफसीसी अरेंजमेंट होगा। अब ऑप्शन देखो, पहला करा है द नंबर ऑफ द नियरेस्ट नेगवियोर ऑफ एन एटम। पता है इतने का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। नियरेस्ट नेगवियोर मतलब वो एटम जो डायरेक्ट टच में है, यानी उसका कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है। तो प्रेजेंट इन द टॉप मोस्ट लेयर। तुमको पता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग चाहे सीसीपी हो चाहे एचसीपी हो, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑलवेज 12 होता है। लेकिन 12 एटम किसका होगा? जो नीचे 6 एटम से और ऊपर 6 एटम से टच में हो, तब ना। नहीं समझ में आया? लेकिन जो टॉप मोस्ट लेयर होगा, क्या वो नीचे तो टच में होगा, क्या ऊपर टच में जा पाएगा? यानी कि जो टॉप मोस्ट लेयर है ऊपर का या नीचे का, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 नहीं होगा। तो होगा कितना? होगा कितना वो निकालो। तो देखो अगर मान लो वो हम लेयर ले रहे हैं तो एक हेक्सागन लेयर बना होगा, हेक्सागन लेयर बना होगा। क्लियर है मेरी बात? अब वो हेक्सागन अपने से नीचे वाले से कितने एटम से टच में रहेगा? तो मान लो अगर ऊपर वाला तुम्हारा हेक्सागन है तो वो अपने ठीक नीचे 3 एटम के टच में होगा। क्लियर हुआ? और अगर ऊपर वाला ट्रायंगल है तो वो नीचे वाले हेक्सागन के टच में रहेगा। दोनों परिस्थिति में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कुछ भी होगा, 12 नहीं होगा, उससे कम ही होगा। हाँ, अगर इसके ऊपर एक ट्रायंगल बनाते तब इसका स्ट्रक्चर आ सकता था, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आ सकता था। अगर ऊपर का ट्रायंगल होता तो इसके ऊपर हेक्सागन जाता, फिर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो सकता था। लेकिन अगर एक पार्ट हट गया तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 से जो पी होगा तो कम होगा। केस अलग अलग लेकर के हम लोग निकालना भी सीखेंगे। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, बी ऑप्शन। द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ एटम अभी बता रहे थे, अगला टॉपिक भी हम लोगों का टॉपिक नंबर 5 पैकिंग फ्रैक्शन पे है और एफसीसी का पैकिंग फ्रैक्शन 74% आता है, तो इसलिए आंसर बी सही होगा। द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वायर, तुमको याद होगा अगर टोटल नंबर ऑफ एटम n था तो ऑक्टाहेड्रल वायर भी हमारा कितना था? n, और टेट्राहेड्रल वायर कितना था? 2n। मतलब पर एटम ऑक्टाहेड्रल वायर सेम रेशियो में जाएगा और टेट्राहेड्रल वायर डबल रेशियो में चलेगा। तो यही तो कह रहा है कि द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वायर एंड टेट्राहेड्रल वायर पर एटम आर 1 and 2। सही बात है। द यूनिट सेल एज लेंथ इज 2√2 times द रेडियस ऑफ द एटम। इसको बता देते हैं। पहले ये बताओ, एफसीसी स्ट्रक्चर है तो तुम लिख सकते हो ना, एफसीसी स्ट्रक्चर के केस में a√2 = 4r लिख सकते हो कि नहीं? लेकिन ये तब लिखोगे जब सारे एटम का साइज सेम होगा, मतलब a इज ग्रेटर देन 2r होगा। अब तुम इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो ये √2 से यहाँ कटेगा और a = 2√2r आएगा, मतलब 2√2 टाइम्स ऑफ द रेडियस, यानी कि सही है। सही आंसर क्या आएगा? बी सी डी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, स्टेटमेंट टाइप का। सॉल्व कर लो इसको। तो अभी तुम लोग क्वेश्चन देखिए जेई का, एनसीईआरटी का। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं इस टॉपिक से मेडिकल का। मेडिकल एम्स 2016 में, 2014 में, 2013 में लगभग 3-4 साल लगातार इसी टॉपिक से क्वेश्चन आया है, क्लोज पैकिंग से, टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वायर से। और तुमको जान के बहुत खुशी होगा कि एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन अभी कराया था ना, 2/3 पार्ट और 1/3 पार्ट ऑफ द टेट्राहेड्रल वायर, तुम देख लेना आज क्वेश्चन बैंक एम्स का उठा के 2016-14 में सेम डाटा भी चेंज नहीं किया, वही क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ दिया है, डायरेक्ट। इसीलिए हम उस क्वेश्चन को यहाँ पे नहीं करा रहे हैं।
यही एक क्वेश्चन मिला है 2012 नीट का, जो थोड़ा अलग और थोड़ा अच्छा है, इसलिए इसको हम करा दे रहे हैं। ठीक है, तो चलो पहले क्वेश्चन पढ़ ले रहे हैं। सारे लोग जल्दी से क्वेश्चन लिख लो, क्योंकि अगर कहीं पे पॉइंट नहीं समझ में आएगा तो दिक्कत होगा। ठीक है, क्वेश्चन लिखा है कि स्ट्रक्चर ऑफ ए मिक्स्ड ऑक्साइड इज सीसीपी, द क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ मिक्स्ड ऑक्साइड इज कंपोज्ड of oxide ions. 1/4 of tetrahedral wire are occupied by divalent metal A, and the octahedral wire are occupied by a monovalent metal B. The formula of oxide is. अगर कहीं पे मेरी लाइन नहीं समझ में आई, पॉज करके दोबारा रिमाइंड करके इसको देख लो। जल्दी से इस क्वेश्चन को लिखो और फिर से सॉल्व कर दो। ऑप्शन नहीं दिए हैं, हम चाहते हैं कि डायरेक्ट आंसर है तुम्हारा। क्लियर है? चलो अब सॉल्व करते हैं। क्लियर? सॉल्यूशन डालते हैं। पहले ये बताओ, ये कितने लोग मिलकर के कंपाउंड बनाए हैं? तो कह रहा है कि एक मेटल है और उस मेटल का ऑक्साइड भी है। मेटल में दो लोग हैं, कौन कौन? एक मेटल ए है और एक मेटल है इसका मोनोवैलेंट मेटल बी। मतलब एक फॉर्मूला बना है ए बी और ऑक्सीजन, तीन लोग को मिला करके ये फॉर्मूला बना है। अब सबका एक एक करके नंबर निकालते हैं। मान लो यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ पे z लिखा है, तो हमें वैल्यू किसका निकालना है? x का, y का, z का। ठीक है, सबसे आसान है z निकालना। कैसे? देखो, ऑक्सीजन किस स्ट्रक्चर को शो कर रहा है? सीसीपी को, ऑक्साइड सीसीपी, और सीसीपी का मतलब क्या होता है? एफसीसी, और एफसीसी में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं? 4। मतलब ऑक्सीजन कितना हो गया? 4, मतलब Z इक्वल टू आ गया 4, ऑक्सीजन 4। अच्छा, अगर ऑक्सीजन 4 है तो इस पे टोटल चार्ज कितना होगा? -8 हो जाएगा। और अगर इस पे -8 है, -8 है, तो A और B पे भी -8 + 8 होना चाहिए, तभी तो पूरा मॉलिक्यूल न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग A और B को खोजने। कह रहा है कि कंपोज्ड ऑफ ऑक्साइड आयन 1/4 of tetrahedral wire are occupied by divalent metal A। मतलब जो A है वो डाईवैलेंट है, मतलब उस पे +2 चार्ज है, और उसका टोटल नंबर कितना है? तो 1/4 of tetrahedral wire। अच्छा तुम बताओ, अगर CCP का नंबर 4 है तो A प्लस का टोटल नंबर कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए, 2n होता है ना, अभी बताए हैं। तो अगर 8 होगा, इसका 1/4 पार्ट निकालोगे तो बताओ इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2। एक बार फिर से, ऑक्साइड कौन सा स्ट्रक्चर? सीसीपी। सीसीपी का मतलब एफसीसी स्ट्रक्चर। नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन 4 आ गया। जब 4 आ गया तो हमको ये पता चल गया कि एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, तो 4 ऑक्सीजन पे -8 आएगा। एक पॉइंट कंप्लीट। अब कह रहा है कि अगर ऑक्सीजन 4 है तो टेट्राहेड्रल वायर कितना होगा? 8। तो हम यहाँ पे 8 लिखे हैं, लेकिन 8 नहीं, उसका 1/4 पार्ट है, तो 8 का 1/4 करोगे तो 2 ही आएगा ना। अब यहां से फार्मूला क्या लिखोगे? ये देखो, A2 ऑक्सीजन 4। ऑक्सीजन पे चार्ज कितना है? -8, तो यहाँ पे चार्ज -8। A पर चार्ज डाईवैलेंट होने से 2A है तो प्लस आएगा 4। ठीक है, अब हमें वैल्यू निकालना है B का। ध्यान से देखो, B के बारे में कह रहा है कि B मोनोवैलेंट है, मतलब B पर चार्ज क्या होगा? +1, तो B पे चार्ज आएगा +1। अब इसका नंबर कितना आएगा? ये नंबर तुम यहां से भी निकाल सकते हो। देखो -8 है तो इधर +8 होना चाहिए, जिसमें +4 तो यही हो गया, तो ऑब्वियस है कि B पे प्लस चार्ज। अब मोनोवैलेंट है तो एक B पे +1, तो कितना B लेंगे तो +4 आएगा, 4। तो डायरेक्ट तुम यहाँ पे 4 लिख सकते हो। अगर ये बात मेरी नहीं समझ में आई तो यहां से समझो। देखो, कह रहा है कि जो एंड ऑक्टाहेड्रल वायर ऑक्युपाइड बाय ए मोनोवैलेंट मेटल B, मतलब जो मोनोवैलेंट B है वो ऑक्टाहेड्रल वायर पे है, तो जितना ऑक्सीजन का एटम का नंबर होगा उतना ही तो ऑक्टाहेड्रल वायर होगा, यानी ऑक्टाहेड्रल वायर कितना आएगा? 4 आएगा, तो B यहाँ पे 4 हो गया। तो यही बात तुम चार्ज से भी समझ सकते थे। कैसे? यहाँ -8 है तो यहाँ +4 2 होने की वजह से, यानी और चार्ज लाना होगा 4, तब तो मिलके न्यूट्रल होगा। तो यानी कि यहाँ पे चार्ज कितना लाते हैं? +4, और B मोनोवैलेंट है तो +4 लाने के लिए B का नंबर कितना आना चाहिए? 4।
या तो ऐसे समझ जाओ या ऑक्टाहेड्रल वाइड से समझ जाओ, चार्ज को अब हटा दो, ये ऐसे ही लिखा होगा था। अब इसको तुम सिंपल फार्मूला एम्पिरिकल में लेके चले जाओ तो क्या लिखोगे, A B2O2, ये हो गया आंसर। क्लियर है? अब आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि मेरा टॉपिक नंबर 4 अच्छे से कंप्लीट हो गया। इससे रिलेटेड अब कोई भी क्वेश्चन बनाइए आपसे बनेगा, बस शर्त ये है कि मेरा वीडियो कम से कम 2 बार 3 बार आप एक बार देख लीजिए। 2 बार 3 बार देखने से क्या होगा कि मेरी कुछ बातें जो हो सकता है फर्स्ट टाइम में आपको समझ में ना आया हो, क्लियर हुआ, वो आपको आ जाएगा। इससे भी अच्छी बात बताएं, मेरा वीडियो बहुत हाई क्वालिटी पे बनाया गया है। तो कई बच्चों का एक कमेंट आ रहा है कि सर मोबाइल में थोड़ी वीडियो में आवाज़ थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है, आवाज़ नीट एंड क्लीन है, बशर्ते कि आप मेरा वीडियो लैपटॉप पर देखिए। पॉसिबल हो आपके घर में टीवी हो तो पेन ड्राइव से लगा के डाउनलोड करके देखिए, आपको मेरा वीडियो इतना क्रिस्टल क्लियर दिखेगा कि आपको लगेगा कि आप डायरेक्ट मेरा 3D क्लास कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए स्क्रीन आपका थोड़ा बड़ा होना चाहिए क्योंकि हाई रिजोल्यूशन पर हम ये वीडियो बनाए हैं। ठीक है, इसी के साथ मेरा टॉपिक नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 5।